Hello everyone, this is Gaurav. Today is the second part of case study, paper 6D. These are additional case study issued by the ICAI in April 2020. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई है, यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है. अब हम सेकंड केस स्टडी में मूव करते हैं. सेकंड केस स्टडी के लिए आपको आईबीसी की नॉलेज प्लस रेरा की नॉलेज चाहिए, और जो ये पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से. हम विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं केस स्टडी में. केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी है केतन बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम KBCPL, जो इनकॉर्पोरेट की गई है 2 पर्सन के द्वारा, केशव एंड तनिष्क. जो नेचर ऑफ द बिजनेस है कंपनी का वो रियल एस्टेट है, और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली है, इनकॉर्पोरेट ईयर 2001. फर्दर क्या होता है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड होता है, तो कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड होने लग जाता है तो कंपनी क्या कर देती है, 2 पर्सन और डायरेक्टर को क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेती है. एक तो यंगेस्ट सिस्टर ऑफ द तनिष्क राधिका एंड हर हस्बैंड रत्नेश. कंपनी का जो ग्रोथ चलती रहती है. 2001 से कंपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती है अपनी. इन 2015 दे प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं कि कोई स्कीम अनाउंस करते हैं. द स्कीम नेम इज कमिटेड रिटर्न प्लान. द फीचर्स ऑफ स्कीम क्या है कि जो होम बायर्स है वो पे करेंगे 80% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एट द बिगिनिंग एंड दे रिसीव करेंगे कमिटेड रिटर्न. द कमिटेड रिटर्न आर इन दैट मैनर दैट द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द होम बायर्स 20% ऑफ सच अमाउंट, नॉट 20%, सॉरी 12% ऑफ द सच अमाउंट जो एडवांस रिसीव हुआ है सेल बी ऑन एग्रीगेट बेसिस, सेल बी रिटर्न किया जाएगा टू द होम बायर्स पर मंथ बेसिस. मीन्स दैट इफ यू रिसीव 100 सेल कंसिडरेशन, इफ सेल कंसिडरेशन इज ₹100, देन कंपनी रिसीव करेगी 80 रुपये एट बिगिनिंग. देन ऑल द बायर्स विच कंपनी रिसीव एडवांस 12% सेल भी क्या करेगी, रिटर्न करेगी टू द ऑल द होम बायर्स पर मंथ बेसिस. फॉर दैट इंफॉर्मेशन देन स्कीम, जो बायर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं इस स्कीम के अंदर बिकॉज दे रिसीव करते हैं कमिटेड रिटर्न. आयुष ए कंप्यूटर इंजीनियर वर्किंग इन MNC एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर also interested in that scheme. Now they interested in a flat which value is ₹1 crore. For that purpose 80% amount is ₹80 lakh. Ab at that moment ₹80 lakh is not available with Ayush. For that purpose आयुष क्या करता है कि जो 65 लाख रुपीज़ है 80 लाख में से, वो अपने फादर से बात करता है इसके लिए. तो उसके फादर अपनी जो FD वगैरह होती है उनको ब्रेक करते हैं और उसको 65 लाख रुपये दे देते हैं. अब बचता है कि उसके पास 15 लाख जो और देना है. वो क्या करता है 15 लाख के लिए जो उसकी वाइफ होती है उसकी ज्वेलरी गोल्ड लोन, मतलब गोल्ड ले लेता है ज्वेलरी रख के. एंड आफ्टर दैट दे 80 रुपीज़ जो 80 लाख रुपीज़ है वो किसको देता है, कंपनी को दे देता है. तो कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के MOU के एंटर करती है बिटवीन कंपनी के बीच में और आयुष के बीच में. इसमें लिखा जाता है कि आयुष ने ये 80 लाख अब दे दिए, जो बाकी ₹20 लाख है आयुष जब देगा जब उसको पोजीशन मिल जाएगा फ्लैट्स का, और आयुष को रिटर्न किया जाएगा 80,000 पर मंथ टिल द पोजीशन आती है आयुष के पास. जब तक पोजीशन नहीं आती आयुष को कितना मिलेगा, 80,000 पर मंथ मिलेगा. तो स्कीम आयुष को अच्छी लगती है, तो उसको क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तो 80,000 पर मंथ मिलता रहता है. बट आफ्टर 1 ईयर उसे 80,000 जो मिल रहा था पर मंथ वो नहीं मिलता. तो आयुष 3-4 महीने इंतजार करता है कि यार मिल जाएंगे, पर उसे 3-4 महीने तक पैसे नहीं मिलते. आफ्टर दैट ही क्या करता है, ट्राई करता है टू कॉन्टैक्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, बट ही डज नॉट गेट द सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई. तो वो कोई जो पर्सन होते हैं कंसर्न उनसे कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि कोई भी अब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है वहाँ पे. तो वो क्या करता है, विजिट करता है कंपनी में. तो उसे कोई एग्जीक्यूटिव से पता चलता है कि उसको पोजीशन मिल जाएगी सेकंड ईयर में, मतलब कि अभी 2 साल और लगेंगे. और वो तो परेशान हो जाता है कि यार अभी तो 2 साल और लगेंगे, ऑलरेडी वो अमाउंट 80 लाख दे चुका है और उससे कमिटेड रिटर्न तो मिल नहीं रहा. तो दैट पर्पज तो उसको एक अंकल से अपनी बात करता है, तो उसके अंकल उसे अपने लॉयर के बारे में बताते हैं, वंश अग्रवाल. तो उसे वंश अग्रवाल के साथ वो कॉन्टैक्ट कराते हैं. तो जब वो वंश अग्रवाल से मिलते हैं तो वंश अग्रवाल उसे बताते हैं कि जो IBC है 2016 उसके अंदर क्या हुआ है, कुछ सर्टेन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट किए गए हैं. नव द होम बायर्स आर आल्सो इक्वल स्टेटस लाइक फाइनेंशियल क्रिएटर, मीन्स दैट होम बायर्स इक्वल टू द फाइनेंशियल क्रिएटर, मतलब जो होम बायर है उनको भी फाइनेंशियल क्रिएटर का दर्जा दे दिया गया है किसके अंदर, IBC 2016 के अंदर. इन द मीन टाइम जब वो आयुष को ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो आयुष जब इसके बारे में प्लान करता रहता है कि किस तरह से क्या करना है आगे, तो आयुष को एक अनाउंसमेंट पता चलती है, पब्लिक अनाउंसमेंट, कि जो KBCPL है उसका क्या हो गया है, उसका CI जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो अनाउंस कर दिया गया है ड्यू टू द एप्लीकेशन मेड बाय द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट आयुष लॉन्च कर देता है अपना क्लेम फॉर दैट पर्पज. नाउ मूव करते हैं टू द क्वेश्चन आंसर.
क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन आंसर में देखो जो केस स्टडी आईसीआई के मटेरियल में दी गई थी, ये केस स्टडी वो हमको चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उसको रीड कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन द गिवन केस जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है फाइल करता है एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीड विद एनसीएलटी दिल्ली अगेंस्ट केबीसीएपएल फॉर डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। मतलब टर्म लोन दिया हुआ था नेशनल बैंक, जो नेशनल बैंक है उसने टर्म लोन दिया हुआ था, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया उसका, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, सीआईपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। इफ एवरीथिंग वाज इन परफेक्ट ऑर्डर फ्रॉम विच द डेट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस वुड बी कमेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन दी, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जब एडमिशन एक्सेप्ट करी एनसीएलटी ने, फ्रॉम द डेट असर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द एनसीएलटी, और फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जब वो एडमिशन कर लेती है एनसीएलटी जो दिल्ली है, जब एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन को, एडमिशन कर लेगा एप्लीकेशन को, इन दैट केस वहां से क्या हो जाएगा, हमारा सीआरपी सेल भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ इसका बी। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरी स्क्रीन पे ये रहा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सपोज राधिका हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹15। राधिका क्या थी, डायरेक्टर थी, उसने 15 लाख का लोन दिया किसको, केबीसीएपएल को, विच रिमेन आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग था जब सीआईआरपी वाज ऑर्डर्ड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर वेदर सी कुड बी अ पार्ट ऑफ द सीओसी। मतलब कहता है कि वो फाइनेंस, मतलब उसने लोन दिया कंपनी को तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे वो कमेटी ऑफ द क्रेडिटर का पार्ट बन सकती है, एंड आफ्टर सी सबमिट कर सकते हैं हिज क्लेम या हर क्लेम इन द फॉर्म सी। मतलब फॉर्म सी जो क्लेम के लिए फॉर्म सबमिट किया जाता है वो होता है फॉर्म सी। तो क्या ये राधिका का पूछ रहा है कि जो राधिका ने मान ले कि कहता है एज्यूम कर लो कि राधिका ने 15 लाख रुपए का लोन दिया था कंपनी को, तो क्या राधिका पार्ट बन सकती है कमेटी ऑफ द क्रेडिटर का। इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है क्या, यस सी कुड बी द पार्ट ऑफ द सीओसी एज द गिवन लोन मोर देन द ₹5 lakh। नो, सी बीइंग बी अ डायरेक्टर ऑफ द केबीसीएपएल कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सीएसी। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, यस सी कुड बी अ पार्ट ऑफ द सीओसी इफ द आईआरपी परमिट कर देता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी वाज ए डायरेक्टर ऑफ द केबीसीएपएल। मतलब कहता है कि आईआरपी अगर कह देता है तो हाँ बन सकती है। इसके बाद डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में बोल रहा है यस सी कुड बी अ पार्ट ऑफ द सीओसी इफ आईआरपी प्रोफेशनल जो है इंटरिम रिजल्ट साउट परमिशन ऑफ मिनिमम 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अरे वो रिलेटेड पार्टी हो गई ना, रिलेटेड पार्टी इस सीओसी में कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ बी, नो सी बीइंग अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या वो रिलेटेड हो गई, वो नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कमेटी ऑफ द क्रेडिटर, कमेटी ऑफ द क्रेडिटर पार्ट नहीं बन सकती। मूव करते हैं किसमें, जो MCQ 3 है वो कहता है इन द केस स्टडी, मतलब जो गिवन केस स्टडी है, केतन बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट हैड डिमांडेड एडवांस पेमेंट ऑफ ₹80। जो 80% वो कहते हैं कि जो होम बायर्स थे उनसे 80% स्टार्टिंग में ले रहे थे प्रोजेक्ट के। वो कहते हैं कि अगर रेरा फोर्स में आ गया, मैक्सिमम हाउ मच एडवांस मनी कैन बी डिमांडेड बाय द बिल्डर। तो लास्ट वाली केस स्टडी में आया था कि इतना एडवांस स्टार्टिंग में ले सकते हैं, जो हम एडवांस ले सकते हैं नॉट मोर देन द 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसका 10% ले सकते हैं मैक्सिमम। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 13 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है रेरा के। ये तो आसान था। इसके बाद फोर्थ है कि सपोज करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो कहता है सपोज करो कि जो एप्लीकेशन हो सीआईआरपी की अगेंस्ट केबीसीएपएल के फाइल बाय द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली के पास फाइन की गई, वो एडजज हो गई टू द एडजज हो गई एज ए इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर। मतलब नेशनल कंपनी जो नेशनल बैंक था उसने एप्लीकेशन दी एनसीएलटी को, तो उसमें कुछ सर्टेन क्या थी, कमी थी, तो उसने क्या कर दिया उसको इनकम्प्लीट के तौर पे, मतलब उसको दोबारा नोटिस देके बोला कि मतलब जो कि नोटिस दे दिया कंपनी को, इंटीमेट किया नेशनल बैंक को थ्रू द नोटिस इशूड किया गया। कब नोटिस इशू किया, 24 की तुम्हारी जो एप्लीकेशन है अभी वो कंप्लीट नहीं है। आईआरपी क्या हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है कि आईआरपी किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व था, वो उसने वो आईआरपी को अपॉइंट करने के लिए बोल दिया, तो अब उसने बैंक को इन्फॉर्म किया कि 24 को कि तुम्हारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। तो जो ये एप्लीकेशन ये रिसीव की गई नेशनल बैंक के द्वारा, मतलब जो ये अभी जो नोटिस दिया था वो 26 अक्टूबर को रिसीव किया बैंक ने। द टाइम पीरियड बिटवीन, वो कहता है टाइम पीरियड विद इन विच द डिफेक्ट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द नेशनल। वो पूछ रहा है कि अगर 24 को तो उसने क्या दिया नोटिस दिया, 26 को रिसीव हुआ, कि कितने दिन में रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय द नेशनल बैंक। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक दिन क्या हो रहा है वो नोटिस दे रहा है, एक दिन नोटिस रिसीव कर रहा है, दोनों डेट अगर अलग अलग हो रही है तो जो रिसीव वाली होती है डेट होती है वहां से क्या होता है 7 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो 26 को रिसीव हुई नेशनल बैंक को, 26 से 7 डेज हो गया, 27, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर हो गया 1 और 2, मतलब लेटेस्ट 2 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया बी,
लेटेस्ट 2 नवंबर 2018। इसके बाद मूव करते हैं MCQ नंबर 5 पे। इन द गिवन केस स्टडी आयुष अ फाइनेंशियल क्रिएटर कुड आल्सो मूव एन एप्लीकेशन फॉर CIRP। मतलब आयुष जो है एक फाइनेंशियल क्रिएटर है, वो मूव कर जाता है किस पे, NCLT पे फाइनेंशियल क्रिएटर के तौर पे किसी CIRP के लिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुई थी और वो जो क्या है वाज मच मोर दैन मिनिमम अमाउंट दैट स्टिपुलेटेड फॉर द ट्रिगरिंग। मतलब कहता है कि कितने अमाउंट का डिफॉल्ट होना चाहिए तब हम क्या जा सकते हैं CIRP के लिए बोल सकते हैं किसी कंपनी का, तो वो मिनिमम अमाउंट पूछ रहा है। तो जो मिनिमम अमाउंट कोट किया गया है, कहाँ पे कोट किया गया है, वो IBC के अंदर दिया गया है, वो है ₹1 लाख, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो ₹1 करोड़ हो सकता है जब नोटिफाइड किया जाएगा किसी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर जो भी मिनिमम अमाउंट कितना है ₹1 लाख का डिफॉल्ट होगा तो उसका CIRP स्टार्ट किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब मूव करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या है, पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। वो कहता है इन द केस स्टडी आयुष हु इज अ होम बायर हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ फाइनेंशियल क्रिएटर। उसके जो वंश अगर वाले वो बताते हैं कि जो होम बायर है उसको भी क्या है फाइनेंशियल क्रिएटर का फॉर्म दे दी गई, स्टेटस दे दी गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग मेंशन द प्रोविजन विच इनेबल करता है होम बायर टू बी अ कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल क्रिएटर। कि मैं तो कहता हूँ कि वो प्रोविजन बताओ जिसमें होम बायर को क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रिएटर माना जाएगा। प्रोविजन, यहाँ पे तुम्हें प्रोविजन भी कोट करना पड़ेगा। तो ये एक ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इतना तो याद नहीं रहेगा, इसके लिए आपको फाइनेंशियल डेप्थ वाली डेफिनेशन क्या करनी पड़ेगी, कोट करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल डेप्थ वाली जो डेफिनेशन है उसमें ना एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। उस एक्सप्लेनेशन में पता है क्या बोला गया था, पहले क्या बोला गया था कि अगर कमर्शियल इफेक्ट ऑफ द बोरिंग होता है तो वो फाइनेंशियल क्रिएटर होता है। अब इन्होंने क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी कि अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम द अलॉटी अंडर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो शैल बी डीम्ड टू बी क्या माना जाएगा, उसका इफेक्ट माना जाएगा कि इसमें कमर्शियल इफेक्ट ऑफ द बोरिंग है। अब यहाँ पे जो फेज आ रहा है कमर्शियल इफेक्ट ऑफ द बोरिंग, कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग का मतलब है कि जो अमाउंट रिसीव किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा वो किसके लिए किया जा रहा है, वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। अब क्या होता है, देखो अगर मैंने पैसे दिए थे फॉर द रियल एस्टेट के तो मैंने फाइनेंस तो नहीं कर रहा था ना उस कंपनी को, तो फाइनेंस से क्रिएटर वाला तो रिलेशन था ही नहीं। पर इस डेफिनेशन ने क्या कर दिया कि अगर मैंने रियल एस्टेट जो बिजनेस को पैसे दिए एज अ होम बायर तो क्या कर रहा है, मैं उसको फाइनेंस कर रहा हूं, तो मुझे स्टेटस दे दिया कि मैं उसके बिजनेस के लिए पैसा दे रहा हूं उसको, तो मुझे इसलिए स्टेटस दे दिया किसका, फाइनेंशियल क्रिएटर का। सेकंड क्या बोलता है इसमें, आइडेंटिफाई करो व्हेन अ फाइनेंशियल क्रिएटर कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एन ऑपरेशनल क्रिएटर। वो कहता है कि कौन से ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जब फाइनेंशियल क्रिएटर है वो ऑपरेशनल क्रिएटर भी हो सकता है। ऑपरेशनल क्रिएटर मतलब जो उस बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करते हो, मतलब ऑपरेशन जैसे ये क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो इसमें क्या है कंस्ट्रक्शन, जैसे इसको कोई जो सीमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो इसका क्या होगा कि मतलब जो कंपनी सीमेंट प्रोवाइड कर रही है वो इसकी ऑपरेशनल क्रिएटर होगी। या कोई इसको सर्विस दे रही है, जैसे सर्विस कैसी दे सकती है, वेल्डिंग वगैरह की सर्विस दे सकती है, या और भी कोई जो कंस्ट्रक्शन में सर्विस दे, इंजीनियरिंग की सर्विस दे रही है, तो ये क्या होगी, ये इसके ऑपरेशनल क्रिएटर हो सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पर्सन है जो फाइनेंस तो दिया ही, साथ में उसने क्या दिया, वो उसको सीमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो गुड्स यूज होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसमें ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें ऑपरेशन क्रिएटर की, उसमें क्या हो सकता है अगर वो एम्प्लॉयमेंट में भी है ना उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर, मतलब अगर KBCFL के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट में होगा वो भी ऑपरेशनल क्रिएटर माना जाएगा। थर्ड क्या हो जाते हैं कि अगर कोई जो एक्ट इस पे एप्लीकेबल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ड्यू हैं वो भी ऑपरेशनल क्रिएटर माने जाएंगे। तो ये बी आंसर हो गया। सेवंथ अब क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द गिवन केस स्टडी सपोज करो आयुष हैव डेवलप अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर द KBCFL। मतलब आयुष क्या था, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपर था, तो उसने क्या किया, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप किया, किसके लिए, कंपनी के लिए। डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स KBCL did not settle his invoice ₹5 lakh raised in this respect। आयुष ने जो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप किया था कंपनी के लिए, आयुष ने उसके लिए क्या किया था, एक इनवॉइस इशू किया था ₹5 लाख का। आयुष ने बहुत सारे रिमाइंडर दिए कंपनी को पैसे की क्या पेमेंट करने के लिए, बट कंपनी ने क्या किया, पैसे की जो पेमेंट की नहीं। अल्टीमेटली आयुष प्रोसीड टू फाइल एप्लीकेशन इनिशिएट करने के लिए CIRP विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली। अब वो क्या पूछा है कि व्हाट यू हैड बीन डॉक्यूमेंट्स आयुष माइट हैव फर्निश अलोंग विद द एप्लीकेशन, फाइल्ड की जाएगी किसके पास, जो उसके द्वारा CIRP स्टार्ट करना है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे जो उसको फाइल करने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है 7 के क्वेश्चन में कि आयुष ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया कंपनी के लिए, वो उसकी जो मतलब जो वैल्यू उसने इनवॉइस किया था वो 5 लाख का इशू किया था। उसने बहुत सारी कंपनी को रिमाइंडर दिए कि पेमेंट कर दो, पर कंपनी ने क्या किया, पेमेंट करी नहीं उस चीज़ की, तो वो CIRP स्टार्ट करना चाहता है। तो आयुष जानना चाहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको किसका यूज किया जाएगा, इसमें 2 सेक्शन लगेंगे, एक तो सेक्शन 8 और एक सेक्शन 9। सेक्शन 9 मैंडली लगेगा इसमें। सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रिएटर का, कि अगर ऑपरेशनल क्रिएटर हुआ ना आयुष, क्योंकि आयुष सर्विस दे रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की,
तो इसका ऑपरेशन क्रिएटर के लिए सेक्शन 9 यूज किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आयुष पहले तो डिमांड नोटिस देगा, उसको डिमांड नोटिस में इनवॉइस देगा। तो इनवॉइस जब देगा, अगर उसको नहीं पता, वहां से 10 डेज का अगर चांस रहेगा कंपनी के पास कॉर्पोरेट डेट है जो KBCFL, या तो वो बता दे कि कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है हमारे बीच में, या वो कहते हैं कि मैं पेमेंट कर दिया। अगर दोनों नहीं होते तो आयुष क्या करेगा, जो कॉपी ऑफ द इनवॉइस है और डिमांड की पेमेंट, डिमांड नोटिस प्लस वो क्या करे, इसके साथ क्या करेगा, एक एक्नोलिजमेंट या एफिडेविट कि उसको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, वो डॉक्यूमेंट एक क्या और जो उसका जो आयुष ने जहाँ पे अपना बैंक मेंटेन किया, जो अकाउंट मेंटेन करता है अपना, वहां से एक एफिडेविट रिसीव करेगा या कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिसीव करेगा कि इस वाले अकाउंट में उस जो कंपनी का अकाउंट है वहां से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। पर ये क्या है, ये अगर अवेलेबल है तो तुम कर सकते हो, नोट अ मैंडेटरी वाली नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा क्या लगाएगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी क्या देगा, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में देगा कि कोई भी पेमेंट उसे कॉर्पोरेट डेटर से रिसीव नहीं हुई है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी भी पॉइंट आया तो मैं बता देता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज याद आई है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है कि ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है विद किसके पास, जो IBC के अंदर मतलब रेलिवेंट अथॉरिटी होती है उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। और कोई भी जो एंटिटी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी नहीं हो सकती, उसके लिए उसको क्या सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने हैं। फर्स्ट क्या होनी चाहिए, वो एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसकी नेटवर्थ एटलीस्ट कितनी, मिनिमम कितनी नेटवर्थ, उसकी नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ होनी चाहिए, देन द एंटिटी मतलब वो एलिजिबल होती है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक कंपनी प्लस मिनिमम 50 करोड़ की क्या होनी चाहिए, उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। ये तो याद है तो मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में देगा और एनी अदर प्रूफ जो ये डिस्क्लोज करता है कि उसको पेमेंट नहीं रिसीव है, आयुष ये डॉक्यूमेंट लगाएगा। तो फर्स्ट क्या, कॉपी ऑफ द इनवॉइस, सेकंड डिमांड नोटिस, थर्ड क्या, कॉपी इनवॉइस डिमांड नोटिस के साथ एफिडेविट की कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं है, एक सर्टिफिकेट कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि उसको इस बैंक से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं है अगर अवेलेबल है, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में जो डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो ये सर्टिफाई करता है कि उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो ये हुए कि हमारे यहाँ पे 7 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अभी इन्होंने क्या क्या आंसर दिया है, फर्स्ट वाला क्या था कि जो कब से CIRP स्टार्ट माना जाता है, तो ये एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड क्या था कि वो रिलेशन वाला था कि वो जो राधिका थी वो क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटिव पार्टी को नहीं बनाया जा सकता। 10% एडवांस से ज़्यादा नहीं ले सकते। सेकंड ये 7 डेज का जो प्रोविजन है किसके अंदर, सेक्शन 7 के अंदर। और जो मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, ₹1 लाख का होना चाहिए ट्रिगर करने के लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे जो अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस से क्रिएट डेप्ट वाली, की फाइनेंस से क्रिएटर को भी अब जो ये जो अलॉटीज होते हैं उनको भी क्या कर दिए, इंक्लूड कर लिया फाइनेंस से क्रिएटर की डेफिनेशन में। ये इन्होंने आंसर दे दिया यहाँ पे। आफ्टर दैट इसमें मूव करते हैं हम। यहाँ पे देखो इन्होंने ये कितना बड़ा लिखा हुआ है कि ऑपरेशन क्रिएटर वाला 7 क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 9(3) जो है सब 9 सेक्शन 9 लगेगा, और इंसोलेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का यहाँ पे कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट के लिए, प्लस क्या है डिमांड नोटिस बोल सकते हैं इसको। फिर एफिडेविट की कोई भी नोटिस रिप्लाई उसे रिसीव नहीं हुआ है, उसे डिस्प्यूट का, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल से कि मेंटेन करता है बैंक अकाउंट। ये क्या है, इफ अवेलेबल वाली सिचुएशन, अगर है तो दे सकते हो। ए कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में। इसके अलावा एनी अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट बाय द कॉर्पोरेटर, सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट है जो डिस्क्लोज करते हैं कि उसे पेमेंट रिसीव नहीं है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज सेकंड केस स्टडी फिनिश होती है। अब यहाँ पे हमारी 3 केस स्टडी बच गई हैं, थर्ड, फोर्थ और